नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज की कहानी है खुशियां। लेखक हैं सादत हसन मंटो और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। खुशियां हर दिन की तरह बनवारी पनवाड़ी के पास गया और काले तंबाकू का पान लेकर उसकी दुकान के करीब बनी दूसरी दुकान के पत्थर के चबूतरे पर बैठ गया। वह रोज ऐसा ही करता था, मगर आज एक बात रोज से अलग थी। वह यह कि खुशिया के दिमाग में सोचों की आंधी घुमड़ रही थी। जहां वह बैठा था, दिन के समय वहां टायर और मोटर के जरूरी पुर्जे बिकते थे। रात के 8:30 बजे के करीब दुकान बंद हो जाती थी। तब खाली चबूतरे पर खुशिया का कब्जा होता। उसने पान की गिलोरी मुंह में डाली और चबाने लगा। उसे सोचते हुए इतना भी होश नहीं था कि काले तंबाकू की गाढ़ी पीक उसके दांतों को पार करते हुए होठों पर फैल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह अपने विचारों को दांतों तले पीस रहा हो और उन्हें रेशा रेशा करने तक थूकना न चाहता हो। खुशिया पान की पीक की जुगाली करता हुआ सोच रहा था कि आधे घंटे पहले जो उसके साथ घटा, उसका क्या मतलब था। आज वह चबूतरे पर आने से पहले खेतवाड़ी की गली नंबर 5 में गया था। उस गली के नुक्कड़ पर मंगलौर से आई हुई नई लौंडिया कांता रहती थी। खुशिया को पता चला था कि वह मकान बदल रही है। खुशिया लौंडियों का दलाल था और कांता उसके इस पेशे से ताल्लुक रखती थी। इस कारण वह उसके नए मकान के बारे में पता करने गया था। जब उसने कांता के मकान के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से कांता ने पूछा, कौन? मैं हूं खुशिया, खुशिया ने बताया। कांता शायद अंदर वाले कमरे में थी, तभी दरवाजा खुलने में जरा देर लगी। खुशिया बेहिचक अंदर चला गया। जब पीछे कांता ने दरवाजा लगाया तो खुशिया उसकी तरफ पलटा था। कांता को देख वह भौचक्का रह गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कांता कभी ऐसे उसके सामने आएगी। कांता नंगी उसके सामने खड़ी थी। उसकी देह पर इतना छोटा तौलिया लिपटा था कि वह न भी होता तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तौलिया कहने भर के लिए ही था, जबकि उसे अपना जितना जिस्म ढकना चाहिए था वह सब तो खुशिया की आंखों के सामने था। हैरान करने वाला दृश्य था। खुशिया ने कभी अचानक किसी औरत को यूं नंगा खड़े नहीं देखा था। इस कारण वह घबरा गया था। तभी कांता ने पूछा, कुछ काम था क्या खुशिया? मैं नहाने जा रही थी। तुम बैठो। अरे हाँ, तुमने चाय वाले से चाय भेजने को कहा या नहीं? तुम्हें पता है, रामा को यहां से गए कई दिन हो गए हैं। खुशिया समझ नहीं पाया कि उसकी बात का क्या उत्तर दे। एकाएक नग्न देह को देख उसकी आंखें लज्जित हो उठी थीं। उसने कांता को टालने के लिए कहा, चलो जाओ, तुम पहले नहाओ। फिर अचानक उसने अपने मन की बात कह दी थी। जब तुम नहाने जा रही थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं बाद में आ जाता। उसकी बात सुन कांता ने मुस्कुराकर कहा, जब तुमने बताया कि मैं हूं खुशिया तो मैंने सोचा तुमसे क्या पर्दा, तुम तो अपने ही हो, इसलिए भीतर बुला लिया। खुशिया के दिमाग पर इस वक्त भी कांता की वही तीखी मुस्कान हावी थी। उसे कांता की देह ख्यालों में ऐसी लग रही थी जैसे वह मोम की बनी हो और पिघल पिघल कर उसके अस्तित्व को भिगो रही हो। कांता खूबसूरत थी, मगर खुशिया को यह नहीं मालूम था कि उसका कपड़ों के नीचे का जिस्म भी इतना कसा हुआ होगा। वह उसे देख हैरान हुआ था, पर इससे अधिक हैरानी उसे इस बात की थी कि कांता को उसके सामने ऐसी हालत में आते हुए जरा भी लाज नहीं आ रही थी। वह इतनी बेशर्म कैसे बनी खड़ी थी? माना कि दलाल होने के नाते वह कांता का अपना था, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि वह उसके सामने नंगी होकर आए। क्या वजह थी उसके ऐसा करने की? कांता के उस कथन में खुशिया कारण ढूंढ रहा था, मगर लाख सिर खपाने पर भी वह कारण ढूंढ न सका। उसकी हालत अब भी वैसी ही थी जब उसने ढोल पर चढ़े चमड़े जैसे कांता के तने हुए नंगे शरीर को देखा था, और कांता खुशिया की फिसलती हुई नजरों से लापरवाह बनी खड़ी थी। उसने उसमें लाज शर्म ढूंढने के लिए कई बार उसके सांवले सलोने जिस्म को घूरा था, मगर शर्मसार होने का सबूत देता एक भी रोआ नहीं खड़ा था। वह तो ऐसे खड़ी थी जैसे एहसासों से खाली पत्थर का बुत होता है, बेजान। वह ऐसी हालत में एक मर्द के सामने आ खड़ी हुई थी, जबकि मर्द की नजरें औरत की देह को कपड़ों में भी टटोल लेती हैं और फिर ख्यालों ही ख्यालों में ऐसे ऐसे कारनामे कर डालता है जिन्हें खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता।
मगर कांता पर नंगेपन का जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें शर्म से ऐसे खाली थीं जैसे लॉन्ड्री से धुलकर आया सफेद कपड़ा हो। जबकि एक पेशेवर लड़की में भी जरा सी शर्म हया तो होती ही है। कांता को भी शर्म आनी चाहिए थी। लाज की लाली से आंखें रच जानी चाहिए थी। खुशिया इस दलाली के धंधे में 10 सालों से था। इतने समय में वह पेशेवर लड़कियों के सारे राज जान गया था। जैसे कि पायथोनी के आखिर में रहने वाली जो लड़की अछूत कन्या के रिकॉर्ड का काहे करता मूर्ख प्यार 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 वाला गाना अपने टूटे बाजे पर बजाती थी, उसने एक नौजवान लड़के को भाई बनाकर साथ रखा हुआ था। वह अभिनेता अशोक कुमार की दीवानी थी। उसकी इस कमजोरी का कई मंचलों ने फायदा यह कहकर उठाया कि वे उसे अशोक कुमार से मिला सकते हैं। दादर में रहने वाली पंजाबन जो कोट पैंट इसलिए पहनती थी क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे यह कह दिया था कि उसकी टांगें अंग्रेज अभिनेत्री जैसी हैं। उस अभिनेत्री ने मार्को यानी खूने तमन्ना फिल्म में काम किया था और वह अभिनेत्री अपनी खूबसूरत टांगों को छुपाने के लिए कोट पैंट पहनती थी। उसने अपनी टांगों का 2 लाख का बीमा भी कराया था। अपने आशिक की इन बातों से प्रभावित होकर उस पंजाबन ने भी अंग्रेजी अभिनेत्री बनने की कोशिश की, जबकि पैंट उसके नितंबों पर यूं कस जाती थी जैसे अब फटी तब फटी। यह बात खुशियां जानता था। वह मझगांव की दक्षिणी लौंडिया के बारे में भी जानता था, जो कॉलेज के सुंदर गोरे लड़कों को इसलिए फंसाती थी ताकि उसका होने वाला बच्चा उनकी तरह ही खूबसूरत हो। मगर वह आज तक मां नहीं बनी थी क्योंकि वह बांझ थी। ऐसे ही वह काली मद्रासन जो गोरी होने के लिए कानों में मेहंदी की पत्तियों को लटकाए घूमती थी, न जाने और कितनी दवाइयां खरीद कर खाती थी। मगर खुशियां जानता था कि वह इतना रुपया बर्बाद करके भी गोरी नहीं होगी। कुल मिलाकर इन सभी पेशेवर लोंडियों के बारे में खुशियां सभी कुछ जानता था। मगर वह यह नहीं जानता था कि जिस लौंडिया का वह आज की तारीख में असली नाम भी भूल चुका था, जिसका नकली नाम कांता ही उसे रटा रह गया था, वह उसे इस तरह हैरान करेगी। इन सब बातों का विचार करते हुए उसका मुंह पीक से इस तरह भर गया कि उसे छालियों के टुकड़े चबाने में भी परेशानी हो रही थी। जैसे ही वह छालियां चबाने की कोशिश करता तो वह पीक में बह जाता। खुशिया के छोटे से माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें ऐसे चमक उठी मानो पनीर को मखमली कपड़े में लपेटकर हल्का सा दबा दिया गया हो। इसका कारण यह था कि वह अपनी कल्पना मूर्त होते कांता की नंगी देह को देख ऐसा महसूस कर रहा था मानो कांता की नंगी देह उसकी मर्दानगी को चुनौती दे रही हो कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारे सामने कपड़े में रहें या नंगे एक ही बात है। उसे लगा जैसे कांता ने उसे अपमानित किया हो। अचानक उसके मन ने कहा, अरे जलील ही तो हुआ है तू। तेरी इज्जत के उस लौंडिया ने नंगी हो यह कहकर चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए कि तुमसे क्या पर्दा, तुम अपने खुशिया ही तो हो। जैसे खुशिया कोई इंसान न होकर उसका पालतू बिल्ला हो, वही बिल्ला जो कांता के बिस्तर पर पड़ा ऊँघता रहता है। अपने मन की आवाज सुन खुशिया को अपनी बेइज्जती का अनुभव हद से ज्यादा होने लगा। वह एक मर्द था और इस नाते उसने यही उम्मीद की थी कि औरत जात उसे मर्द समझकर उससे खुद को पर्दे में रखेगी। अब चाहे वह बाजारू हो या घरेलू, हर औरत पुरुष से समय से और अपने बीच पर्दा रखती आई है। खुशिया कांता के पास कारोबारी तौर पर गया था। उसे नहीं पता था कि वह अचानक बेपर्दा होकर उसके सामने आ खड़ी होगी। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कुछ बातें सोची थी, जैसे वह सिर पर कपड़ा लपेटे होगी, या फिर अपने पालतू बिल्ले के शरीर से पिस्सू चुन रही होगी, या फिर अपनी बगलों की बदबू खत्म करने के लिए बाल सफा पाउडर से बगल के बालों को साफ कर रही होगी। उसकी बगल से उठती हुई बू खुशियां सहन नहीं कर पाता था, या वह अकेली बैठी पलंग पर ताश के पत्ते फैलाए पेशेंस खेल रही होगी। यही सोचा था खुशिया ने। उसने तो उस पेशेवर कांता के बारे में यह तक नहीं सोचा था कि वह किसी दूसरे को कमरे में घुसाए होगी। उसे कांता पर विश्वास था कि वह पेशेवर होते हुए भी अपने उसूलों की पक्की है। मगर कांता ने उसकी सारी उम्मीदों को धत्ता बताते हुए ऐसा कारनामा किया जिससे खुशियां दंग रह गया था। जिस कांता को उसने हमेशा कपड़ों में देखा था, यानी कपड़े पहनने वाली कांता, वह उसके सामने नंगी आ खड़ी हुई थी। वह एकदम नंगी ही थी क्योंकि वह छोटा सा तौलिया उसके बदन को ढक पाने में नाकाफी था। वह दृश्य खुशिया के लिए ऐसा था जैसे किसी फल को पकड़ते ही उसका गूदा उछलकर दूर जा गिरा हो और छिलका खुशिया के हाथ में रह गया हो। यह भी खुशिया के लिए बहुत बड़ी बात थी।
वह किसी तरह इस हैरत को गले से उतार लेता, मगर दिक्कत तो दूसरी ही थी कि लौंडिया ने खुशिया की मर्दानगी को सिरे से नकार दिया था। वो भी मुस्कुराकर कि जब तुमने कहा कि मैं खुशिया हूं, तो मैंने सोचा कि तुमसे क्या पर्दा, तुम तो अपने ही हो, इसलिए भीतर बुला लिया। इस बात ने उसके तन बदन को आग लगा रखी थी। हरामजादी, मुस्कुरा कर कह रही थी। खुशिया यही वाक्य बार बार कह उठता। उसे कांता के बदन की तरह उसकी मुस्कुराहट भी नंगी लगी। मुस्कुराहट तो मुस्कुराहट, शरीर इस तरह नंगा लगा कि खुशिया को उसकी खाल के अंदर मांस और हड्डियां नजर आ रही थीं। अचानक उसे बचपन की एक बात याद आ गई। जब खुशिया बहुत छोटा था, उसके पड़ोस में रहने वाली औरत नहाते समय अक्सर कहती, बेटा खुशिया, जरा दौड़कर एक बाल्टी पानी तो ला दे। वह वैसा ही करता। तो वह औरत धोती के पर्दे के पीछे से कहती, अंदर ले आ, मेरे मुंह पर साबुन लगा है, कुछ दिखता नहीं। तब वह धोती के पर्दे के भीतर जाकर बाल्टी रख देता। वह औरत नंगी होती, पर उसका जिस्म साबुन की झाग से ढका होता। मगर उस समय खुशिया के मन में कोई गलत भावना नहीं होती थी। खुशिया तब बच्चा था, और बच्चे मासूम होते हैं, जबकि मर्द तो मर्द ही होता है। मर्द और बच्चे की तुलना किसी भी तरह नहीं की जा सकती। इस समय खुशिया 28 साल का भरपूर मर्द था, और इस उम्र के मर्द के सामने उसकी बूढ़ी माँ भी नंगी नहीं आती। कांता की बातों का मतलब उसने समझना चाहा, और समझा भी कि कांता नंगी होकर उसे जैसे कह रही थी कि तू नामर्द है। मगर खुशियां नामर्द नहीं था। वह तो उसे अचानक इस रूप में देखकर भौचक्का रह गया था, घबरा उठा था। फिर भी उसने कांता के पूरे शरीर चोर निगाहों से देखा था, और यह देखकर हैरान भी हुआ था कि एक पेशेवर लौंडिया का जिस्म इतना कसा हुआ कैसे है। हैरानी की हालत में भी वह सोचने से नहीं चूका था कि 10 रुपए में कांता सस्ती ही है। उसकी नजरों में वह बैंक का बाबू बिल्कुल गधा था, जो 2 रुपए की रिश्वत न मिलने पर दशहरे के दिन लौट गया था। कांता को देखकर खुशिया का जिस्म भी तन गया था, और उसने कांता की हड्डियां तक चटका डालने की सोची थी। एक भरपूर मर्द होने के बावजूद उस सांवली कांता ने उसे नामर्द समझा, और तभी तो उसने पर्दा करना ठीक न समझा था। इन विचारों ने उसके मन में कड़वाहट का ऐसा बारूद भरा था कि एक साथ खुशिया ने मुंह से भरी पीक उगल दी। पीक की पिचकारी से फुटपाथ पर चित्रकारी सी कर दी थी। फिर खुशिया वहां से उठकर ट्राम में जा बैठा और अपने घर का रुख किया। घर पहुंचकर खुशिया पहले नहाया, और फिर नई धोती पहनकर अपनी बिल्डिंग के नीचे बने सैलून में जा पहुंचा। वहां उसने अपने बालों को संवारा और कुछ सोचकर दाढ़ी बनवाई थी। इस बात को नाई भी जानता था। वह बोला, भैया खुशिया, क्या भूल गए, सुबह तुम दाढ़ी मुंडवा चुके हो। हाँ हाँ याद है, मगर तुमने बालों के खूंटे ठीक से नहीं निकाले। कहते हुए उसने अपने दाढ़ी रहित गालों और ठोड़ी से ऊपर की तरफ हथेली घुमाई। नाई ने खुशिया की दाढ़ी बना दी और पाउडर भी लगा दिया। वहां से खुशिया सीधा सामने बने टैक्सियों के अड्डे पर पहुंचा, और उंगली के इशारे के साथ बम्बैया अंदाज में करके एक टैक्सी को करीब बुलाया। खुशिया के अंदर पिछली सीट पर बैठते ही चालक ने घूमकर पीछे की ओर देखा और पूछा, कहाँ ले चलूं साहब। टैक्सी चालक के साहब कहते ही खुशिया खुशी से फूल उठा, और दोस्त के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो तुम लेमिंगटन रोड से होते हुए ओपेरा हाउस चलो, वहां से कहाँ जाना है बाद में बताऊंगा। टैक्सी चालक ने जैसे ही लाल डंडी के नीचे दबाया, तो टन टन की आवाज हुई और टैक्सी ने गति पकड़ ली। लेमिंगटन रोड के अंत में पहुंचते ही खुशिया के कहने पर चालक ने उल्टे हाथ पर टैक्सी घुमा दी। तभी खुशिया बोला, उस सामने वाले खंबे के पास जरा काम है मुझे। चालक ने खुशिया को खंबे के पास उतार दिया। खुशिया ने वहां बैठे पनवाड़ी से एक पान लेकर खाया, और पनवाड़ी के पास बैठे आदमी से कुछ कहा। वह आदमी भी खुशिया के साथ ही हो लिया। दोनों टैक्सी में बैठकर चल दिए। टैक्सी चालक खुशिया के निर्देशानुसार टैक्सी दाएं बाएं या सीधे चला रहा था। जगमगाते बाजारों से गुजर टैक्सी एक अंधेरी गली में मुड़ गई। उस गली में लोगों की आवाजाही न के बराबर थी। सड़क पर बिस्तर बिछाए हुए कुछ लोग सो रहे थे, तो कुछ अपनी मालिश कराने में मशरूफ थे। वहां से निकलकर टैक्सी जैसे ही लकड़ी के बने मकान के पास पहुंची, तभी खुशिया ने कहा, यहीं रोक लो जरा। टैक्सी के रुकने पर खुशिया ने पनवाड़ी की दुकान के साथ आए आदमी से कहा, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करना।
उस आदमी ने मूर्खों की तरह खुशिया को एक नजर देखा और लकड़ी के मकान में जा घुसा। खुशिया ने आराम से बैठकर टांग पर टांग रख ली और बीड़ी के सुट्टे मारने लगा। 2 सुट्टे ने ही उसका मुंह कसेला कर दिया था, जबकि सच्चाई यह थी कि वह बेचैन था। इसी कारण बीड़ी के कश में वह पहले जैसा मजा न ले सका। इसी बेचैनी में उसे लगा जैसे टैक्सी का इंजन चालू है, जबकि वह आवाज उसके धक धक करते दिल की थी, मगर उसे पता नहीं था। सो वह तेजी से बोला, बिल बढ़ाने के लिए इंजन बंद नहीं किया बेटा है? अब इंजन तो बंद है सेठ, चालक ने बताया। खुशिया को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बेचैनी बढ़ जाने के कारण वह अपने होठ चबाने लगा। अचानक उसने अपनी बगल में दबी काली टोपी सिर पर पहन ली और चालक से बोला, हाँ तो ड्राइवर भाई, इस लकड़ी के मकान से एक लौंडिया आएगी, वह भी मेरे साथ चलेगी। उसके बैठते ही तुम अपनी मोटर दौड़ा देना। मामला एक नंबर का है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? चालक ने गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे दी। उसी समय लकड़ी के मकान से एक आदमी के साथ एक औरत बाहर आई। आदमी वही था जिसे खुशिया ने अंदर भेजा था, और सुंदर सी साड़ी में लिपटी सांवली औरत कांता थी। उसे देख खुशिया अंधेरे कोने में सरक गया। कांता के साथ आए आदमी ने टैक्सी का दरवाजा खोल कांता को अंदर बैठा दिया और तुरंत दरवाजा बंद भी कर दिया। चालक ने खुशिया के कहने के अनुसार टैक्सी दौड़ा दी। पीछे खड़ा खुशिया का दोस्त हैरत से दीदे फाड़ कर जाती हुई टैक्सी को देखता रहा। जब कांता ने अपने बराबर में बैठे आदमी को देखा तो वह हैरानी से चीख पड़ी, तुम खुशिया? तुम्हें इससे क्या मतलब कि तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कीमत पहले ही पहुंचा दी है। फिर खुशिया ने जरा तेज आवाज में कहा, जुहू चलना है ड्राइवर भाई। टैक्सी शोर शराबे से भरे बाजार से गुजरी, जिस कारण आगे कांता ने क्या कहा सुन पाना नामुमकिन था। मगर एक नामुमकिन बात और भी हुई। वह यह कि उस दिन के बाद खुशिया और कांता को वहां किसी ने भी नहीं देखा। तो ये थी आज की कहानी खुशिया। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।